जय श्री राम। और ये है होंडा की CB200X। सबसे होंडा का लेटेस्ट मॉडल तो आप इसको नहीं कहेंगे, बट हाँ, ये एक अपग्रेडेड मशीन है और ये हॉर्नेट का नेक्स्ट वर्जन है। एक तरीके से थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है और एडवेंचर टूरर स्टाइल में इसको डिज़ाइन किया गया है। तो आपने YouTube पे इसके बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे और सभी इसके प्रोज ही लगभग बताते हैं, प्रोज, और कुछ लोग हैं जो कॉन्स भी बताते हैं। लेकिन जब आप एक ऑनर का रिव्यू लेने जाएंगे तो कहानी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे, इसके कुछ ऐसे प्रोज जो इसके प्रोज देखने में तो लगते हैं और यूट्यूब से जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको प्रोज लगेंगे, बट एक्चुअली में वो आपको थोड़े से प्रॉब्लमेटिक दिखेंगे, थोड़े से कॉन्स टाइप में आपको शो होंगे जब आप इसको रियल टाइम में यूज़ करने जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग करते हैं इसके फ्रंट से। इसके फ्रंट में आपका वेनम स्टाइल में आपका LED हेडलैम्प दिया हुआ है, जो कि देखने में तो बहुत ही अच्छा और लुक्स में भी इसको इनहेंस करता है, बट इसका थ्रो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है प्रैक्टिकली। क्योंकि अब जैसे सर्दियों का मौसम आया है और हम अगर सपोज़ करें रात में निकलते हैं तो इससे मुश्किल से 20 मीटर आगे का भी कुछ आपको क्लियर नहीं दिखाई पड़ता है और आपको लगेगा कि नहीं, हाँ, ये चीज़ थोड़ी सी और ज़्यादा ही ब्राइट होनी चाहिए थी। इसके जो USD फोक्स हैं वो इकलौते ऐसे इस गाड़ी में जो हैं जिनमें कोई कमी नहीं निकाल सकते, बट उनका प्रैक्टिकल यूज़ कुछ उतना खास नहीं है। नॉर्मल जो आपके सस्पेंशंस आते हैं उनसे भी इनका कम ट्रैवल हमको लगता है, और जब कोई बम्प आता है, जब कोई गड्ढा वगैरह आता है तो जो है ये लगता नहीं कि मतलब सिर्फ शो ऑफ के लिए ही लगे हैं, सिर्फ दिखने में ही लुक को इन्हेंस कर रहे हैं। बाकी जो है आपको वो ऐसा जंप करेगा कि आप कहेंगे कि नहीं, हाँ, नॉर्मल वाले होते, लेकिन ट्रैवल सस्पेंशन थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए था। ये चीज़ इसमें ड्रॉबैक है। और आते हैं इसका जो फ्रंट, अगर टायर सेक्शन और एलॉय की बात करें तो हाँ, ये चीज़ है कि 110 सेक्शन का है और 110 सेक्शन फ्रंट में आपको अगर आप देखेंगे तो नियर अबाउट 500 सीसी तक किसी भी गाड़ी में आपको इतना ही मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो हाँ, ये चीज़ ठीक है कि 110 सेक्शन आपको फ्रंट में मिल रहा है, जो कि इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ कर देता है। इसका जो डिस्क ब्रेक में ABS लगा हुआ है वो भी प्रॉपर काम करता है, लेकिन कभी कभी मॉर्निंग में आपको लगेगा कि नहीं, हाँ, ये ज़्यादा ही आपको इंक्लूड कर रहा है और कुछ देर तक आपको इसको एडजस्ट करना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है, आप ऐसे समझ सकते हैं। फिर हम आते हैं इसके इंजन पे, जो इसकी मेन जान है। इसका इंजन जो है 184 का नॉर्मल एयर कूल्ड इंजन है, ऑयल कूलिंग तक नहीं दी है। मतलब 1,70,80 हज़ार की बाइक है और इसमें ऑयल कूलिंग तक इन्होंने प्रोवाइड नहीं की है, एयर कूलिंग है। हालांकि अगर आप ये कह सकते हैं कि ठीक है, इतना हीट नहीं करता है, तो हीट ये नहीं करता है अगर आप लगातार 100-150 किलोमीटर चला रहे हैं, ठीक है, मतलब हम ठीक है, ठीक कह सकते हैं। लेकिन जब आप इससे एडवेंचर टूरर मॉडल है और आप इसको, जाहिर सी बात है कि अगर चाहेंगे तो आप इससे लंबा ट्रैवल करना चाहेंगे, तब इसका इंजन जो है वो फिर ना उतना अच्छा बेहतर आउटपुट दे पाता है और हीट बहुत करता है। ऐसा लगता है कि गाड़ी गर्म हो गई है, स्ट्रोक्स मिस हो रहे हैं वगैरह वगैरह वगैरह। और मतलब ज़्यादा RPM पे आपने धीमे चलाई तो वो इंजन पिस्टन से एक अजीब सी आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। ये सब चीज़ें इसका इंजन करता है। फिर हम आते हैं इसके थोड़ा सा ऊपर, और इसके ये जो दिए हैं, अगर इनकी बात करें, इनको नकल गार्ड बोल सकते हैं, हैंड गार्ड बोल सकते हैं, जो भी आप इनको नाम दें। इनमें अगर देखा जाए तो ये भी कहेंगे कि शो ऑफ के लिए ही लगे हैं। शोरूम वाले ने हमसे कहा था कि ये को सर्दियों में ठंडक से बचाएंगे। तो जब सर्दियां आई और मैंने इसको यूज़ किया तो उसके बाद वापस शोरूम गया, मैं कहा चलो इससे एक बार क्लैरिफिकेशन लेते हैं। वो हमको दिखा ही नहीं, तो कुछ नहीं, इनका कोई यूज़ आप नहीं समझ सकते। बस प्लास्टिक के हैं, तो इनकेस अगर आप गिरे तो आपका खर्चा ही बढ़ाएंगे और इसमें कोई आप इनका यूज़ नहीं है। हाँ, इसके इंडिकेटर हैं, ये थोड़े से लुक्स को इन्हेंस करते हैं, बट बहुत ज़्यादा नहीं। खाली अगर ये नहीं भी होता तो कम से कम हम यहाँ पे कुछ टांग के, झोला वाला टांग के कुछ नहीं कर सकते। अब हमको झोला टांगना होता है तो हम यहाँ टांगते हैं, या कुछ सामान लेना है या कुछ भी हमको करना है तो वो चीज़ अब हम पीछे से इसको यूज़ करते हैं, तो ठीक है। हालांकि एडवेंचर टूरर लेके झोला कौन ही टांगता है, वो तो अपने अपने यूज़ पे है, ठीक है। फिर इसकी आती है विंडशील्ड। ये विंडशील्ड जो है लुक ही अच्छा करती है, बाकी आप कहें कि इसकी जो हवा काटे वगैरह वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं इसकी सीटिंग पे। तो सीटिंग इसकी लोग आपको YouTube पे तो बोलेंगे कि कंफर्टेबल है, बट उतनी कंफर्टेबल नहीं है। और इसका ये जो पैर रखने का जो पोजीशन है वो भी थोड़ी सी और जगह है। हम हमेशा पीछे करके पैर रखते हैं कि एक्चुअल पे अगर हम ब्रेक और गियर पे पैर रखना चाहें तो वो नहीं होता, थोड़ा पीछे ही। बाद में आपको हल्का सा पैर आगे लाना पड़ता है, तब आप ब्रेक लगाते हैं और तब आप गियर शिफ्ट करते हैं। तो और पीछे वाले को तो ज़ीरो आप कह सकते हैं कंफर्ट है। अब हम आते हैं इसके टायर सेक्शन पे। तो पिछला टायर सेक्शन 140 है, 150 होता तो ठीक है, बट 140 और 150 में कोई खास आप नॉर्मली ऐसे नेकेड आई से आप अंतर नहीं बता सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप जैसे नापने जाएंगे तो ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन नेकेड आई से बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं पता लगता। लेकिन आपके मन में रहेगा कि हाँ 140 सेक्शन है। पीछे का जो डिस्क ब्रेक है उसमें ABS नहीं है, तो ओवरऑल ये गाड़ी सिंगल चैनल ABS के साथ आती है।
हाँ, पीछे इसका जो टायर हैगर होता है, जो मडगार्ड होता है, वो भी इसमें नहीं है और मैंने अलग से इसमें लगवाने की कोशिश की थी तो वो भी मिल भी नहीं रहा है, इसकी फ़िटिंग नहीं आ रही है। तो ये भी चीज़ है कि इसकी एसेसरी जो है वो मार्केट में अवेलेबल बहुत ही कम है। मतलब अगर आपको करानी है तो आपको बड़े सिटी से बिलोंग करना होगा या वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। अगर आप छोटे शहर में हैं तो आपको एसेसरी की भी समस्या हो सकती है और शायद से आपको जो है सर्विस की भी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे मैं बाराबंकी में रहता हूँ और मुझे लखनऊ जाना होता है तो मुझे सर्विस कराने के लिए 100 किलोमीटर ट्रैवल करना है, जाना है और वापस आना है। बाराबंकी से भी आगे मैं रहता हूँ, तो आप इसको ऐसे समझिए, ठीक है। फिर हम आते हैं इसके टैंक कैपेसिटी पे। टैंक कैपेसिटी नियर अबाउट इसकी 12 लीटर 12.5 लीटर्स की है। हाँ, तो वो ठीक है। इस पूरी गाड़ी में अगर सबसे अच्छा आप कहें तो सिर्फ एक चीज़ है, वो है इसका एवरेज। एवरेज इसका मैंने काउंट किया है, कई बार मैंने कोशिश की कि शायद इसका कम हुआ हो वगैरह वगैरह, नहीं, एवरेज इसका जो है 50 के आसपास है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कई बार मैं इससे लॉन्ग ड्राइव की है, लॉन्ग टूर्स पे गया हूँ। अभी अयोध्या गया था, श्री राम जन्मभूमि, तो वहाँ पे भी मैंने कोशिश की थी कैलकुलेट करने की। तो हाँ, 50 के आसपास पक्का ही 100% मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि है। नेक्स्ट आता है इसका जो एग्जॉस्ट नोट, बड़ा सा अजीब सा है, साइलेंट सा है। मतलब ऐसी जो 180 सीसी की बाइक से वैसा नहीं है, तो बहुत सिंपल नॉर्मल है। साइलेंट इंजन आप इसको बोल सकते हैं। तो इंजन से आवाज़ें बहुत कम आती हैं, तो ये चीज़ कुछ लोगों को अच्छी लग सकती है। कुछ लोग जो शो ऑफ करना है, जिनको इतनी महंगी गाड़ी लेके, उनको थोड़ी सी ऑड लग सकती है। रिसेंटली इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी, शायद आपने शॉर्ट्स देखे होंगे इसके, मैंने डाले थे। उसमें था कि इसकी बैटरी जो है कुछ प्रॉब्लम कर रही थी। कुछ लोग कह रहे थे कि रिले की इशू हो सकता है, कुछ लोग एक्चुअल में बैटरी की प्रॉब्लम बता रहे थे। तो यह हुआ ये था कि जब मैं इसके डिस्प्ले जो है स्टार्ट ही ऑन ही नहीं हो रहा था, मैं चाबी लगा रहा था, एबीएस वाली लाइट जल रही थी, इंजन मेल फंक्शन वाली लाइट ब्लिंक कर रही थी, बट इसका डिस्प्ले जो है ऑन हो के ऑफ हो जा रहा था और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, पिकअप नहीं ले रही थी, कुछ भी नहीं वैसे। और बीच हाईवे में इसने मुझे परेशान किया। मैं परेशान था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर सकता हूँ। तब मैंने जो है इस कोशिश की दिखाने की। उसमें ये हुआ कि उन्होंने इसमें एक अजीब सा साइज़ की बैटरी थी, थोड़ा बड़ा साइज़ था, और वो बैटरी जब खोली गई तो टाटा की निकली। अब आप बताइए, एक बात बताइए, इतनी बड़ी गाड़ी, इतनी बड़ी गाड़ी में आपको कम से कम एटलीस्ट एक्साइड की बैटरी देनी चाहिए। उसमें भी होता है कि नॉर्मल 100 सीसी की आप कोई भी गाड़ी उठा लो, आपको एक्साइड की बैटरी निकलेगी। इसमें टाटा की बैटरी निकली 1 साल के अंदर। 1 साल से थोड़ा सा ऊपर हो रहा था, 1 साल 2 महीने 3 महीने की गाड़ी हो रही है, तो वो बैटरी आपकी ख़राब हो गई थी। जैसे ही वो बैटरी निकाली, दूसरी छोटे साइज़ की बैटरी से भी इसको चेक कर रहे थे और वो बिल्कुल गाड़ी स्टार्ट हो जा रही थी बिना किसी प्रॉब्लम के। इसका मतलब है कि बैटरी ख़राब थी, रिले का इशू नहीं था। तो जब बैटरी चेंज कराने गए तो एक्साइड की डाली, सही हो गया, सब कुछ ओके हो गया, बट इतनी जल्दी बैटरी कैसे ख़राब हो सकती है और आप टाटा की बैटरी कैसे दे सकते हो, ठीक है। और अगर हमें आफ्टर मार्केट करवाना पड़ा, क्योंकि अगर हम खाली मतलब बिना स्टार्ट गाड़ी नहीं हो रही है और हमको 100 किलोमीटर लेके जानी है सही करवाने के लिए सर्विस सेंटर, तो हम कैसे लेके जाएंगे, हमको बाहर से ही करवाना पड़ेगा। तो ये चीज़ थोड़ी सी देखने वाली है होंडा की तरफ से। और बाकी चीज़ मैंने बताई दी कि इसका एवरेज ओवरऑल अच्छा है। थोड़े से इसके लुक बहुत अच्छे लगते हैं, इसके पोस्ट लुक आते हैं। आप कहीं भी खड़े कर देते हैं गाड़ी को तो लोग जो है इसको देख रहे होते हैं और एंजॉय करेंगे, आपसे पूछने आएंगे, आपको अच्छा लगेगा थोड़ा सा। एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कि आप इसको एज ए सिटी राइड भी यूज़ कर सकते हैं, एज ए कम्यूटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा कि इसको जब आप बैठते हैं तो आपको आपका ये डिस्प्ले जो है वो इतना आगे कर रखा है और ये पूरा एरिया कवर कर रखा है, तो आपको अपना फ्रंट व्हील नहीं दिखता है। तो जब आप बहुत ही पास में आगे जाम लगी हुई है गाड़ियों में और आप ब्रेक मार रहे हैं तो आपको बहुत ही ध्यान से अंदाज़ा लगा के ब्रेक मारना पड़ता है। तो हाईवे पे तो चलिए बहुत ज़्यादा गैप है, 2 गाड़ियों के बीच में डिस्टेंस है, तो आप मैनेज कर लेते हैं, बट सिटी राइड में आपको ये सिर्फ काम अंदाजे से ही करना पड़ता है। और जब आप घुमाते हैं, मैनूवर करते हैं, हैंडलिंग आपकी जो है इसकी लोग कहते हैं अच्छी है, तो अच्छी तो है, ये हाईवे के लिए अच्छी है। आप स्टेबल, आपको हैंडल पे वेट नहीं है, बहुत ही आराम से मूव करता है और आपको स्ट्रेट सीधा भागता रह जाएगा। लेकिन जब आप यहीं मोड़ने जाएंगे सिटी के अंदर और आपको बार बार इधर उधर घुमाना है, तब आप परेशान हो जाएंगे। हाई स्पीड में इसकी हैंडलिंग बहुत अच्छी है, आप कह सकते हैं, लेकिन जब आप कम स्पीड में जाम में इधर उधर घुमा रहे हैं तो आपके हाथों में, आप ऐसे कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा दर्द और पेन आपको फील करना पड़ेगा। और एक और लास्ट जो बात है वो है इसका वाइब्रेशन। इसका वाइब्रेशन स्टार्टिंग में 0 था, 0 इन द सेंस 0, लेकिन जैसे जैसे इस गाड़ी को हमने यूज़ किया और अब नियर अबाउट करीब 10,000 किलोमीटर के आसपास हमने इसको चला डाला है, अब ये हालात हैं कि इसका वाइब्रेशन कंपनी वाले भी नहीं सही कर पा रहे। इतना ज़्यादा दोनों पैरों पे, हाथों पे वाइब्रेशन रहता है और एक साइड से, पता नहीं इस साइड से कहाँ से पैर पे वाइब्रेशन इतना ज़्यादा आ रहा है कि मैंने कई बार कंपनी में बोला, वो कहते हाँ ठीक है, लिख लिया उन्होंने अपने उस पर सर्विस कार्ड पर, लेकिन कुछ नहीं, बस ऐसे ही धो के जो भी सर्विस है वो करके उन्होंने हमको पकड़ा दिया। इस बार उन्होंने 60 रुपये की सर्विस की थी इस गाड़ी की, जो कि मतलब फ्री सर्विस थी, 3rd सर्विस थी, फ्री थी और मात्र 60 रुपये में हुई थी। अब उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन जब हम लेके बाहर निकले, बाप रे बाप, जो मतलब गाड़ी नॉर्मल, इंजन ऑयल तक उनके पास नहीं था, मुझे इंजन ऑयल बाहर से डलवाना पड़ा। उन्होंने कहा कि मॉड्यूल का डलवा लीजिएगा, 20W50 ऐसे करके कुछ नाम था, मुझे ठीक से याद नहीं है, वो इन्होंने बोला था और मैंने बाहर से जाके इंजन ऑयल डलाया। कंपनी होंडा के सर्विस सेंटर में इंजन ऑयल अवेलेबल नहीं था इस गाड़ी का,
और जब फर्स्ट सर्विस में तो उनको पता ही नहीं था कि 300 वाला डालना है या 600 वाला डालना है। तो आप इस चीज़ को, अगर आप इसे परचेज़ करने का मन बना रहे हैं आप या परचेज़ कर लिए हैं, और अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ी सिटी में से बिलोंग नहीं करते हैं, तो इस चीज़ को फेस करने के लिए थोड़ा सा तैयार रहिएगा। बाकी ओवरऑल आप डिसाइड करिए कि इसको अच्छा कहना है या बुरा कहना है। और आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।